हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम जो लास्ट क्लास में ये अकॉर्डिंग टू वर्ब पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्रिया के अनुसार पैसिव वॉइस बनाना देख रहे थे। ये हमारा लास्ट स्टेप है सिंपल सेंटेंस का, क्रिया के आधार पर पैसिव वॉइस बनाना, जिसमें हमने देखा था कि वर्ब दो प्रकार की हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस और अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस। तो हम इंट्रांजिटिव वर्ब की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस तो बनती नहीं है। अब हमें बात करनी है ट्रांजिटिव वर्ब की, सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया की हम बात करें, सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की है: मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो एक कर्म वाली क्रिया होती है, डाइट्रांजिटिव वर्ब होती है दो कर्मों वाली क्रिया होती है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है मिश्रित कर्म वाली क्रिया होती है। अब हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप मारा। तो इस वाक्य में उसने क्या मारा? एक सांप मारा। तो क्या मारा? सांप मारा। ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये निर्जीव कर्म है। ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ए स्नेक लिख दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग की, पास्ट कंटीन्यूअस वाज प्लस किल्ड प्लस बाय। उसके बाद ही का क्या कर दिया? हिम। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ऐसे हमने दूसरा एग्जांपल लिखा, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। ए लेटर। उसके बाद ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने वाज, उसके बाद राइट की रॉट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का क्या कर दिया? मी। बात करनी है हमको डाइट्रांजिटिव वर्ब की, दो कर्मों वाली क्रिया, क्योंकि जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है ये तो हमने सारे एग्जांपल मोनोट्रांजिटिव वर्ब के ही पढ़े अब तक। हम डाइट्रांजिटिव वर्ब को क्लियर करना चाहते हैं, दो कर्मों वाली क्रिया। मैंने आपको बताया था सी गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। उसने मुझे क्या दिया? पत्र दिया। क्या दिया? पत्र दिया। तो पहला कर्म तो ये हो गया, पहला कर्म तो ये हो गया जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला कर्म ये हो गया है जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या दिया? पत्र दिया। और सी गेव मी ए लेटर, हिंदी अर्थ इसका ये है, उसने मुझे एक पत्र दिया, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम इसका नाम सीता मान लें। सीता ने एक पत्र किसको दिया? या सीता ने पत्र किसको दिया? या उसने पत्र किसको दिया? मुझे दिया। किसको दिया? मुझे दिया। ये मुझे क्या है? सेकंड कर्म है। मुझे, मुझे क्या है? सेकंड कर्म है, जिसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आपको अगर उसने मुझे क्या दिया? पत्र दिया, अगर क्या से जवाब मिले तो वो होता है पहला कर्म, जिसका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने पत्र किसको दिया? उसने पत्र किसको दिया, ये हो जाता है दूसरा कर्म, जिसका नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको वाक्य में अगर दो कर्म है तो उनकी पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया से क्या और किसको लगाकर प्रश्न करो, और आपको क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा। फिर मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए थे। और अगर वाक्य में दो कर्म है, अगर वाक्य में डाइट्रांजिटिव दो कर्मों वाली क्रिया है, तो दो कर्म है तो उसकी पैसिव वॉइस भी दो प्रकार से बनाई जाती है। दो प्रकार से हमने एग्जांपल लिखा, सी गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। तो हमने क्या किया? क्या दिया? एक पत्र दिया। तो ए लेटर से बनाया, ए लेटर ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया? सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया की जरूरत पड़ी। तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया कैसे लगाई जाएगी? ये पास्ट इंडेफिनिट है, गिव गेव गिवन। तो गिव गेव गिवन, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने सहायक क्रिया कौन सी लगाई? पास्ट कंटीन्यूअस के लिए वाज सहायक क्रिया लगा दी। उसके बाद हमें क्या करनी है? थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन कर दी। उसके बाद हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो हम टू मी लगाकर लिख देते हैं। कहां? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। उसके बाद हम बाई शब्द लगाते हैं, उसके बाद हम स्वीकार कर दिया। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, मी का हमने क्या किया? आई। और उसके बाद हमको वही गिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया, वाज गिवन।
और जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बिना टू लगा कर लिखते हैं, उसके बाद बाय, उसके बाद हर। एक एग्जांपल और देखिए, माय फादर सेंट मी ए वॉच। दूसरा एग्जांपल है माय फादर सेंट मी ए वॉच। मेरे पिता ने मुझे एक घड़ी भेजी। क्या भेजी? घड़ी भेजी। तो पहले तो हम किससे बना रहे हैं? ए वॉच। किससे बना रहे हैं? ए वॉच। क्या भेजी? एक घड़ी भेजी। तो हमने एक नंबर पर क्या लिख लिया? ए वॉच लिख लिया। उसके बाद सेंट, सेकंड फॉर्म में सेंट सेंट सेंट, तो वही पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को क्या चेंज करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? वाज और वर। वाज लगा दी। उसके बाद वर्ब की हमें क्या लिखनी है? थर्ड फॉर्म सेंट। वर्ब थर्ड फॉर्म ही है, सेंट सेंट सेंट। पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, ए वाज से हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमने सेंट के लिए वाज सेंट सहायक क्रिया लगा दी चेंज करके। उसके बाद हमको क्या लिखना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। क्या लगा कर लिखेंगे? टू मी लगा कर लिखेंगे। चौथे नंबर पर हम बाय का प्रयोग करेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे? माय फादर। क्या लिखेंगे? माय फादर। A watch was sent to me by my father. एक घड़ी was sent to me by my father. सेकेंड नंबर पर हम बनाएंगे मी से, तो मी का हम क्या करेंगे? आई। मी का क्या करेंगे? आई। साइकिल यही आएगी, वाज सेंट। उसके बाद हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे बिना टू लगा कर लिखते हैं इसे वैक्यूम में। आई वाज सेंट ए वॉच बाई माई फादर। यानी अब हम आपको एक नियम सुनाने जा रहे हैं, उस नियम को हम ध्यान से सुने। यदि वाक्य डाई ट्रांजिटिव दो कर्मों वाली क्रिया का है, यदि वाक्य दो कर्मों वाली क्रिया का है तो पैसिव वॉइस भी दो प्रकार की बनाई जाती है। मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिख लेना है इधर तरफ। यदि वाक्य दो कर्मों वाली क्रिया का है, दो कर्मों वाली क्रिया का है तो पैसिव वॉइस भी दो बनती हैं। पैसिव वॉइस भी दो बनती है। पहली नंबर पर यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ठीक है। तो नंबर एक पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। नंबर एक पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर। ए लेटर को क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट बना लिया। दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चार नंबर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखते हैं, टू लगाकर लिखते हैं। पांच नंबर पर वाई लगाते हैं और छह नंबर पर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। यदि वाक्य दो कर्मों वाली क्रिया का है तो पैसिव वॉइस भी दो बनती हैं। पहले नंबर पर यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। इसको मानकर अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो एक नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। तीन नंबर पर आपको क्या लगानी है? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चार नंबर पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शब्द है, मी शब्द, इसको आप क्या लगाकर लिखोगे? टू शब्द लगाकर लिखोगे। उसके बाद आप बाय लगाते हो और उसके बाद जो सब्जेक्ट बचता है उसको क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो। और लास्ट में दूसरा वाला जो पोर्शन है, यदि आप
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो एक नंबर पर, इसको हम मिटा रहे हैं, लिख लिया आपने, साथ साथ अगर लिख लिया हो तो आप मुझे बताएं। यदि वाक्य दो कर्म वाली क्रिया का है तो पैसिव वॉइस दो बनती है, साथ साथ लिख लीजिए। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नंबर एक पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस के अनुसार साइकिल लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखते हैं, उसके बाद बाय लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नंबर एक पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर एक पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नंबर एक पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी को क्या बनाना है आपको? कर्ता। ठीक है। दो नंबर पर आपको वही टेंस के अनुसार क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। तीन नंबर पर आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चार नंबर पर आपको क्या करना है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे जो का क्या लिखते हैं? चार नंबर पर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो का त्यों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो का त्यों लिखते हैं। पांच नंबर पर आप बाई लगाते हो और छह नंबर पर आप क्या करते हो? जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने दोनों नियम आपको बता दें। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखो, और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो टू को बिना यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिना टू लगाकर लिखो। लास्ट एग्जांपल और है एक, माय ग्रैनी टोल्ड मी ए स्टोरी। माय ग्रैनी टोल्ड मी ए स्टोरी। माई ग्रैनी टोल्ड मी ए स्टोरी। मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। तो हम नंबर एक से क्या बना रहे हैं? ए स्टोरी से क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। ए स्टोरी से पैसिव बना रहे हैं तो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए। टेल, टोल्ड, टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या आएगी? वाज, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। टेल, टोल्ड, टोल्ड ही होती है। ए स्टोरी को लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टोल्ड सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज की टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई टोल्ड। उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू मी लगाकर लिखेंगे, टू लगाकर। उसके बाद बाई माई ग्रैनी। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो मी का क्या करना है? आई, सहायक क्रिया यही आएंगी, आई वाज टोल्ड। उसके बाद आपको क्या करना है? ए स्टोरी को बिना टू लगाकर लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिना टू लगाकर। उसके बाद बाई माई ग्रैनी। ये आपका ये होगा। आगे देखिए। देखिए, आपको अब मैं क्लियर कहता हूँ। डाई ट्रांजिटिव वर्ब कुछ गिनी चुनी है, 4 5 6 डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब जब आती हैं तो ही साथ में दो क्रम आते हैं। ये क्रियाएं फिक्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्रियाएं हैं। नंबर एक पर है आपकी आस्क। नंबर एक पर है आस्क क्रिया। नंबर दो पर है गिव।
नंबर 2 पर है गिव, आस्क मान पूछना, गिव मान देना। 3 नंबर पर है सेंड टेल। 3 नंबर पर है सेंड। 4 नंबर पर है टेल। 5 नंबर पर है प्रॉमिस। आस्क, गिव, सेंड, टेल, प्रॉमिस। ठीक है, ये क्रियाएं हैं। आस्क मान पूछना, गिव मान देना, सेंड मान भेजना, टेल मान बताना और प्रॉमिस मान वादा करना। ज्यादातर इन दाई ट्रांजिटिव वर्ब क्रियाओं से ही, इन क्रियाओं से क्या पूछा जाता है? पैसिव। जैसे देखिए गिव का आया है आपको एग्जांपल, एक सेंड का आया है, एक टोल्ड का आया है। तो टेल आ गई यहाँ पर, यहाँ गिव की जगह गिव। यानी अपन माने तो ये गिव का क्या हुआ है? गिव। और ये सेंड का क्या हुआ है? सेंट। और ये टोल्ड का क्या हुआ है? टोल्ड। इसका प्रॉमिस का क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। और आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क। तो सेकंड फॉर्म में इसका मतलब नहीं, क्रियाएं हैं आस्क, गिव, सेंड, टेल, प्रॉमिस। आस्क, गिव, सेंड, टेल, प्रॉमिस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल चल रहे हैं। पहला उदाहरण है हमारा वी कॉल गांधी जी बापू। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को बापू पुकारते हैं। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं? बापू। अब देखिए ये जो आप ये मत समझना कि हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं? बापू को पुकारते हैं। और किसको पुकारते हैं? गांधी जी को। आप इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब मत समझ बैठना। वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को बापू पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? बापू। और किसको पुकारते हैं? गांधी जी को। आप इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब मत समझ बैठना, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें से इस बापू शब्द को हटाते हो, वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को पुकारते हैं, तो खत्म। वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को पुकारते हैं। और जब हम क्या पुकारते हैं? बापू। क्या पुकारते हैं? बापू। तो वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं? बापू। यानी ये बापू जो शब्द है गांधी जी की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। गांधी जी की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। बिना बापू के इसका कोई अर्थ नहीं है। बिना बापू के इस गांधी का कोई अर्थ नहीं है। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं? गांधी। गांधी जी पुकारते हैं। तो वी तो क्या है? कर्ता। काल क्या है? वर्ब। और गांधी जी क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मान होता है पूरक। पूरक होता है पूर्ति करने वाला, कर्म की पूर्ति करने वाला। बापू शब्द क्या है? गांधी जी की पूर्ति कर रहा है, ये कर्म की पूर्ति करने वाला है। वी कॉल गांधी जी बापू। जैसा कि यहाँ नहीं है सी गेव मी लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया, उसने मुझे दिया। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये मी शब्द लेटर की ऐसा पूर्ति करने वाला नहीं है। सी यहाँ पर करता है, गेव क्रिया है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ए लेटर इसकी मी की पूर्ति नहीं कर रहा है। ए लेटर यहाँ पर मी की पूर्ति जैसे माय ग्रैनी टोल्ड मी स्टोरी, मेरी दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया, तो भी पूरा एग्जाम्पल अर्थ दे रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये माय ग्रैनी टोल्ड मी, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया, माय फादर सेंट मी, मेरे पिता ने मुझे भेजा, तभी भी अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ आप बापू शब्द को हटा दोगे तो इसका अर्थ नहीं आएगा। वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को पुकारते हैं। जब आप इसमें बापू शब्द जोड़ोगे तो ये क्या है? गांधी जी की पूर्ति करेगा कि हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं? बापू। इसलिए इनका नाम है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, मिश्रित कर्म वाली क्रिया। यानी कि ये बापू शब्द आप ध्यान रखें, गांधी जी की क्या कर रहा है? सेंटेंस में पूर्ति कर रहा है। गांधी जी की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? बापू। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी पैसेज बनाएंगे हम। एक नंबर पर हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? गांधी जी। ऑब्जेक्ट क्या है? गांधी जी, GANDHIGE।
गांधी जी। ठीक है, गांधी जी लिख दिया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, काल शब्द दे रखा है। तो काल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बदलेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। साइक्रिया क्या आ जाएगी, इज। उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म कार्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द को लिखेंगे यहाँ पर बापू। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द को कहाँ लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, उसके बाद बाई और उसके बाद अस। गांधी जी इज कॉल्ड बापू बाय अस, गांधी जी को हमारे द्वारा बापू पुकारा जाता है। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को बापू पुकारते हैं। गांधी जी इज कॉल्ड बापू बाय अस, गांधी जी को हमारे द्वारा बापू पुकारा जाता है। आगे देखिए, वी आई कंसिडर हिम वाइज, आई कंसिडर हिम वाइज। आई माने मैं, कंसिडर मन समझता हूँ, हिम मान उसको, वाइज मान बुद्धिमान। मैं उसको बुद्धिमान समझता हूँ, मैं उसको क्या समझता हूँ, बुद्धिमान। तो देखिए, अगर आप मैं उसे समझता हूँ, वाइज शब्द को हटा देते हो, अगर आप यहाँ से वाइज शब्द को हटा देते हो तो इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं उसे समझता हूँ, क्या समझता हूँ, फूल वाइज जो भी है। तो इस शब्द को आप क्या करोगे, जब तक आप वाइज शब्द नहीं लिखोगे तब तक ये इनकी क्या नहीं करेगा, पूर्ति नहीं करेगा। आई कंसिडर हिम वाइज, मैं उसे बुद्धिमान समझता हूँ। ठीक है, अब हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। हिम को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद कंसिडर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बंदे का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इज लगाया और थर्ड फॉर्म क्या कर दी, कंसिडर्ड, CONSIDERED, कंसिडर्ड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब लिखना है वाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई, और आई का क्या करना है, मी। ही इज कंसिडर्ड वाइज बाय मी, वह मेरे द्वारा क्या समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। ही इज कंसिडर्ड बाय, गांधी जी इज कॉल्ड बापू बाय अस, गांधी जी को हमारे द्वारा बापू पुकारा जाता है। ही इज कंसिडर्ड वाइज बाय मी, उसे हमारे द्वारा क्या समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। अगला एग्जांपल देखिए, शी नेम्ड हर सन वासु, शी नेम्ड हर सन वासु, उसने अपने बेटे को क्या नाम दिया, वासु। क्या नाम दिया, वासु। उसने बेटे को नाम दिया, अगर वासु शब्द को हटा दे तो कोई अर्थ नहीं है। हर सन की पूर्ति कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द कर रहा है वासु। हर सन, हर सन क्या है, ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, वासु। वासु शब्द पूर्ति कर रहा है उसके नाम की। ठीक है, हर सन। तो आपको हर सन पैसिव वॉइस है, तो हर सन को आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आपने। सी सन मत कर देना, यहाँ पर आप हर सन की जगह सी सन मत कर देना, ये हर सन एक शब्द है। हर सन कभी भी, अगर यहाँ हर होता तो आप सी करते, ये हर सन एक ओनली वन वर्ड है, अलग अलग शब्द नहीं है हर और सन, इसलिए आप सी सन नहीं कर सकते, ये हर सन रहेगा। उसके बाद ये बात की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाज। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नेम्ड, क्या लगाना है, नेम्ड। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई शब्द लगाएंगे, वो रह गया वासु। हर सन वाज नेम्ड वासु बाई हर, हर सन्मान उसके पुत्र को, वाज नेम नाम दिया गया था वासु बाई हर, उसके द्वारा, उसके पुत्र को उसके द्वारा वासु नाम दिया गया था। चौथा एग्जांपल देखिए, शी नेम्ड हर सन साथे, द विलेजर्स इलेक्टेड माय अंकल सरपंच, द villagers elected my uncle सरपंच, गांव वालों ने मेरे चाचा को क्या चुना, सरपंच चुना। द विलेजर्स इलेक्टेड माय अंकल सरपंच। ठीक है, तो आप क्या है, क्या चुना, सरपंच चुना, किसको, मेरे चाचा को। तो माय अंकल की पूर्ति कौन कर रहा है, ये शब्द कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबर 1 पर लिखोगे माय अंकल, क्या लिखोगे, माय अंकल। ठीक है, इलेक्टेड शब्द, इलेक्टेड माने चुना, तो इलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट है, तो साइक्लिक क्या लगेगी, वाज इलेक्टेड, माय अंकल वाज इलेक्टेड सरपंच बाई द विलेजर्स, ग्रामीणों के द्वारा मेरे चाचा को क्या चुना गया, सरपंच। माय अंकल वाज इलेक्टेड
माय अंकल वाज इलेक्टेड सरपंच बाय विलेजर्स। देखिए जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, अब मैं उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आ गया होगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो कर्म है इसमें। जबकि ये जो है वी काल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को बापू पुकारते हैं, तो गांधी जी ऑब्जेक्ट है और बापू शब्द कॉम्प्लीमेंट है। गांधी जी की क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्बों के नाम बता देता हूँ जिनको आप याद रख लेना। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कुछ तो यहाँ पर आई है, इनको मैं इसमें लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। एक नंबर पर है काल, दो नंबर पर आइए कंसीडर, दो नंबर पर कंसीडर, तीन नंबर पर नेम्ड, नेम्ड आइए, चार नंबर पर आइए इलेक्टेड, ELECTED। काल, कंसीडर, नेम्ड, इलेक्टेड, काल, कंसीडर, नेम्ड, काल, कंसीडर, नेम्ड, इलेक्टेड। उसके बाद सेलेक्ट, चूज, सेलेक्ट, चूज। जैसे एग्जांपल माने वी सेलेक्ट मोहन मॉनिटर, हमने मोहन को क्या चुना, मॉनिटर। ऐसे है काल, कंसीडर, नेम्ड, इलेक्टेड, सेलेक्ट, चूज, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, मेक। एक मेक और है, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, कॉल, नॉमिनेट, मेक और ये तो इन्हें याद रख लेना। कॉल, कंसिडर, नेम्ड, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, मेक। वैसे अपॉइंट भी है, नॉमिनेट भी है, NOMINAT, नॉमिनेट, और अपॉइंट भी है, APPOINT, अपॉइंट। कॉल, कंसिडर, नेम्ड, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, मेक, नॉमिनेट, ये क्रियाएं ध्यान रखें। कॉल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, कंसिडर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, नेम्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, और इलेक्टेड ऐसे ही। माय ब्रदर सेलेक्टेड नहीं, अपन एग्जांपल बनाए जैसे कि ही वाज नॉमिनेटेड इन पार्लियामेंट, और जैसे अपन बात करें ही मेक they made me सरपंच, they made me सरपंच, उन्होंने मुझे सरपंच बनाया। तो अपन क्या करेंगे, मी का अपन क्या करेंगे, आई वाज मेड सरपंच बाई देम हो जाए। ऐसे मतलब ये आपकी वर्ब के आधार पर पैसिव वॉइस है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की है, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वर्ब हमने एक एग्जांपल देखा, एक क्रम वाली है, ही किल्ड ए स्नेक, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। और डाइट्रांजिटिव वर्ब, शी गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया, तो ए लेटर वाज गिवन टू मी बाय हर, और आई वाज गिवन ए लेटर बाय हर। ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है जो क्या है, कर्म की पूर्ति करती है। वी कॉल गांधी जी बापू, गांधी जी इज कॉल्ड बापू बाय अस। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखा जाता। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य।